हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, भारत माता, जय वंदे मातरम। कैसे हैं आप सारे? लेके आ गए मैं आपके लिए आज का आपका डीआरडी एमटीएस का लेक्चर, जो कि आपके आने वाले डीआरडी का एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज हम पढ़ने वाले हैं आपके यूरोपियंस का एडवेंट इन इंडिया। यूरोपियाई जो सारे देश थे, जो उन्होंने हिंदुस्तान को अपनी कॉलोनी बनाया, कौन कब आया, कौन कौन सा आपके ऐसी कंपनीज थी या कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज थी जिन्होंने इंडिया में अपनी फैक्ट्री सेटअप करने की या तो बिजनेस सेटअप करने की कोशिश करी, सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, कौन सा उन्होंने अगर ऐसे कोई वॉर लड़े हैं तो वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ठीक है, और कमेंट करके बताएं अगर आपको वीडियो पसंद आती है नहीं। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को नहीं करा सब्सक्राइब, तो मैं कहूँगा प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगी बेस्ट एवर डिफेंस की एजुकेशन, बेस्ट एवर डिफेंस एजुकेशन। क्योंकि यहाँ पे जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो सिर्फ हम आपको डिफेंस के एग्जाम्स के लिए पढ़ा रहे हैं, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स। अब देखिए, डिफेंस के एग्जाम के लिए पढ़ाना और उसके लिए पढ़ना एक बहुत ही अलग अलग चीज़ें होती हैं। हम आपको एसएससी का पढ़ा के हम आपको डिफेंस का भी बोल सकते थे, लेकिन नहीं, हम आपको पढ़ा वही रहे हैं जो आपके डिफेंस एग्जाम में आता है। अब देखते हैं, हम बिल्कुल ही एक अलग स्ट्रैटेजी लेके चल रहे हैं। रेगुलर टेस्टिंग होती है। मैं तो अपने कोशिश करता हूँ कि जीके टेस्ट में फ्राइडे को भले ही मैं आपका करंट अफेयर का सेशन हो, एक्स एंड वाई ग्रुप की क्लास हो, एनडीए का एग्ज़ाम की क्लास हो या आपका कोई भी क्लास हो, मैं उसमें टेस्ट लेता ही लेता हूँ। तो मैं क्यों लेता हूँ? मैं इसलिए लेता हूँ ताकि मैं आप लोगों से बात कहलवा सकूँ, ये बातें फील करवा सकूँ कि हाँ, हम कितना पढ़ रहे हैं, कितना हमारे को पढ़ना है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे अब हर दिन कुछ ना कुछ इनोवेशन हो रही है। करंट अफेयर का सेशन है, उसमें हर दिन इनोवेशन हो रही है। कल अच्छा रिस्पॉन्स था, अगर आपने आज देखा नहीं तो फिर देखिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। देखिए, वाईफाई स्टडी ने ऐसे देखते हैं क्या, बच्चों की नीड्स बहुत है, ठीक है, इसको फैला देना हर जगह। बैंक एग्जाम चैनल अलग लॉन्च कर दिया, CSR NET चैनल अलग लॉन्च कर दिया, UGC नेट का चैनल अलग लॉन्च कर दिया, SSC एग्जाम का चैनल भी अलग लॉन्च कर दिया। तो देखिए, वाईफाई स्टडी आपके बारे में कितना सोचता है, आपसे ज़्यादा ही मुझे लगता है हम आपके बारे में सोचते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आज ही इन्हें सब्सक्राइब करें। देखिए, सभी डिफेंस एग्जाम्स के लिए आपको क्या करना है भाई, इसमें टेस्ट देना है आके। मैं इस पर मंडे टू थर्सडे में कह के थक गया हूँ, लेकिन फिर भी 20-25 से ज़्यादा बच्चे आ ही नहीं रहे। क्यों नहीं आ रहे हो? क्या तुम्हारे को पढ़ना अच्छा नहीं लगता? तुम्हारे को पता नहीं कर लगाना कि तुम कहाँ पे स्टैंड करते हो? मैं 6:30 टेस्ट लेता हूँ, तो भाई मेरे को चाहिए सारे आओ, कम से कम 100 150 बच्चा है एक एक बारी में, ताकि मैं सबको सबके घर के चिराग जला सकूँ। देखिए, आप एनडी के एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है, मैंने एक वीडियो डाली थी, इसमें मैंने आपको ये बताया कि कैसे क्या क्या फीडबैक था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी फीडबैक की, आप ज़रूर जाकर देखिए, उसमें आपको पता चलेगा कि क्या एक्चुअल में फ़ायदा हुआ है बच्चों को। यूट्यूब से ही जो बच्चे के, मैंने 11 बच्चों का फीडबैक डाला था, है तो मेरा कई सारे, ठीक है। आप इसमें वाईफाई डिफेंस का कोड लगा सकते हैं, तो आपको 10% डिस्काउंट प्लस पर्सन मेंटरशिप मिलेगी। और 9555092179 पर कॉल, व्हाट्सअप, SMS करके मेरे से अन्य जानकारी ले सकते हैं। अभी भी बैच चल रहा है, जो लेक्चर में से आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएगा। साथ में अगर आप प्रणव 10 का कोड लगाते हैं, फ्यूज कोड प्रणव 10, तब भी आपको 10% का डिस्काउंट, मतलब मेरे से पर्सनल मेंटरशिप लेने का मौका मिलेगा। देखिए, इसमें हम आपको ना केवल रिटर्न, वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू विद इंटरव्यू। इंटरव्यू से मेरा मतलब है SSB। मैं हर दिन, जो मेरे ग्रुप के बच्चे हैं जो मेरे से GST पढ़ते हैं और मतलब आपका गैट पढ़ते हैं, GAT, हर दिन एवरी डे वी मेक एट अ पॉइंट कि 1 घंटे की आपकी ग्रुप डिस्कशन हो, और मैं फिर उन्हें वॉइस नोट के थ्रू रिव्यू देता हूँ। मेरे को इसमें कुछ नहीं मिल रहा, बट आई वांट कि आपसे पेपर ना क्लियर करो, आप एक एफिशिएंट ऑफिसर बनो। उसके साथ साथ अगर आप सीडीएस आपका CAPF की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप यूट्यूब पे नहीं डिपेंडेंट रहना चाहते, आप चाहते हैं कि नहीं यार अभी से शुरू हो जाए, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप एक सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 3 सब्सक्रिप्शन के फायदे मिलेंगे, क्योंकि आप 3 एग्जाम्स के एक साथ पढ़ सकते हैं, और उसमें भी रिटन प्लस इंटरव्यू, ठीक है। अन्य जानकारी के लिए आप मेरे को 9555092179 पे कॉल, व्हाट्सएप, SMS करके अपनी जानकारी ले सकते हैं। उसके साथ साथ आप रनर 10 का इस पर भी कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट प्लस पर्सन मेंटरशिप का मौका मिलेगा, ठीक है। अनअकैडमी के फ़ायदे क्या क्या? आप घर पे बैठे बैठे भाई अपनी कंफर्ट से सीख सकते हो। सारे एक्सेस आपको अनलिमिटेड मिलेगा सारे कोर्सेज का। सारे टॉप एजुकेटर्स आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। एग्जॉस्टिव कवरेज होगी सारे सिलेबस की। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं और लाइव टेस्ट सीरीज होती है। तो देर किस बात ये, आज ही सब्सक्राइब करो और अपनी डिफेंस की जर्नी में आगे बढ़ जाओ। शुरू करते हैं यार आपका ये सेशन। पहली बात, कुछ हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है। आज पूरा खत्म कर दूंगा, भले आपका ये लेक्चर मोर देन 30 मिनट्स का हो, मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हूँ पूरा खत्म करके जाऊँ। अगर 5 मिनट में अपनी बातें कर रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि यार आपको ये नहीं कि मैं सिर्फ 25 मिनट पढ़ाऊँ पूरा। यूरोपियंस और इंडिया का जो कमर्शियल कॉन्टैक्ट था वो बहुत सालों से चल रहा था, भले आपका इंडायरेक्ट हो। इंडिया अरेबियाई को या जो आपके सारे मतलब सऊदी अरेबियन पर्शियंस को बेचता था मसाले वगैरह, वो फिर यूरोपियंस को बेचते थे।
तो ट्रेड चला आ रहा था कमर्शियल का था। लेकिन एक दिन यूरोपियंस के मन में आया कि क्यों ना हम आपके जो बीच की दीवार है आपके अरेबिया ही है जो आपके पर्शियन से उन्हें हटा के अपना प्रॉफिट अगर बहुत ज़्यादा कर लें। तो हर कोई निकल गया, क्रिस्टोफर कोलंबस निकल गया इंडिया ढूंढने, तो उसने जो जगह ढूंढी इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, वेस्ट इंडीज़। फिर आपका वास्को डी गामा निकला, उसने जगह ढूंढी, वो क्या हो गया आपका इंडिया। तो ऐसे हर कोई निकल रहा था और हर कोई चाहता था कि हमारे को बहुत अच्छा बेनिफिट हो। 15 सेंचुरी के एंड में, 15 सेंचुरी के एंड में इंडिया को एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन की तरह देखने जाने लगा आपके यूरोपियंस के द्वारा। यूरोपियंस के पहले से आपके कमर्शियल इंटरेस्ट है, लेकिन उन्होंने देखा कि अगर हमारे को अपना प्रॉफिट बढ़ाना है तो हमारे को यहाँ पे दबदबा जमाना होगा। अपना दबदबा जमाने का मतलब क्या, आप देखते होंगे मूवी में कोई गुंडा होता है, जैसा अगर आपने सिंघम देखी हो, जयकांत सीकरे जब आपकी पूरी राजनीति में उसको चाहिए कि हम मेरे प्रॉफिट आया होगा, मेरे से तब डरे, तो वो पॉलिटिक्स में आता है। वैसे ही इन्होंने सोचा कि अब अगर हमारे को दबदबा बढ़ाना है, हमारे को ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो हमारे को पॉलिटिकल अफेयर्स अपने हाथ में लेने पड़ेंगे। तभी फिर जाके हम इन्होंने पॉलिटिकल अफेयर्स अपने हाथ में ले लगे। और पॉलिटिकल अफेयर्स में हाथ लेने मतलब क्या है आपका, आपने कॉलोनीज एस्टैब्लिश करने लगे, आप अपनी कॉलोनीज एस्टैब्लिश करने लग गए। ठीक है, और इसी के चक्कर में आपकी जो आपकी सारी यूरोपियन पावर थी उनमें पावर स्ट्रगल आ गया, उनमें आ गया कि नहीं मेरा ये एरिया, मेरा ये एरिया। और ये क्यों हो रहा था, क्योंकि पहले कमर्शियल गेन्स चाहिए थे, फिर आपके पॉलिटिकल गेन्स चाहिए थे, लेकिन अल्टीमेटली वो ब्रिटिश हुकूमत ही है जिसने अपना शासन हिंदुस्तान में कायम रखा। देखिए, कायम करना और कायम रखने में बहुत डिफरेंस होता है। कायम करा तो सबसे पहले पोर्टुगीज ने था, सारे पावर्स नहीं करा था, लेकिन कायम से ब्रिटिशर्स रख पाए। क्यों? क्योंकि उनमें दिमाग ज़्यादा था, वो ज़्यादा चालाक थे। ठीक है, 5 यूरोपियाई कंपनी थी, पूछा था कितनी यूरोपियाई कंपनी हिंदुस्तान में आई थी, 5 यूरोपियाई कंपनी ही इंडिया में आई थी। ठीक है, जिनके हमारे पास ऑफिशियल डेटा है। ठीक है, और सब ने जो अपने ट्रेडिंग सेंटर्स थे, क्योंकि उस टाइम हवाई जहाज़ होते नहीं थे, तो आपको क्या चाहिए कि आपसे आप किसी ऐसी जगह का बात होना जहाँ पे आपका ट्रांसपोर्टेशन आसानी हो जाए। रोड भी नहीं होती थी, गाड़ी वाड़ी भी नहीं होती थी, इसलिए उन्होंने कोस्टल इंडिया में अपना दबदबा बनाना शुरू करा। कोस्टल इंडिया में, ताकि आप शिप के थ्रू आ जा सके, समुद्र के थ्रू। हम पढ़ेंगे आपके यूरोपियन की कंपनी के नेम, उनके हेडक्वार्टर्स और कौन से साल में फाउंड हुई थी। पहले हम पढ़ते हैं आपका पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी ये आपकी कोचिन में आई थी और इसने लेटर अपनी कैपिटल गोवा शिफ्ट कर ली थी। और उसने 1498 में अपना पहली फैक्ट्री हिंदुस्तान में लगाई। मतलब हिंदुस्तान में पहली बार उन्होंने इस टाइम पे कदम रखा है, अपनी फैक्ट्री अब इस्टेब्लिश करी। ठीक है, फाउंडेड। अगला इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये आई डच के बाद थी, लेकिन फैक्ट्री इन्होंने अपनी पहले इस्टेब्लिश कर ली 1600 में। सबसे पहली फैक्ट्री इन्होंने सूरत में इस्टेब्लिश करी, फिर बॉम्बे, फिर आपका मसूलीपट्टनम, फिर मद्रास और फाइनल इन्होंने कोलकाता में करी, जब इन्हें फारूक सैयद द्वारा एक गोल्डन ऑर्डिनेंस दे दिया था, जिन्हें इन्हें टैक्स फ्री ट्रेड करने को मिला वहाँ, और वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए भी कह दिया। फिर आई आपकी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी आपकी पुलिकैट में उन्होंने इस्टेब्लिश करा अपना। उसके बाद नगापट्टिनम और हुगली में इस्टेब्लिश करा, और 1602 में इन्होंने अपनी कंपनी की स्थापना करी थी। फिर आई आपकी डैनिश। अब डैनिश कौन है आपके, डेनमार्क। और डच कौन है आपके, नेदरलैंड्स। इन्होंने अपने कहाँ स्टैब्लिश करा था, पहले तो ट्रंकेबार में करा, उसके बाद सिरमपुर बंगाल में करा था डैनिश ने, और 1616 में इन्होंने अपनी कंपनी का स्थापना करी। और लास्ट आपके आने वाले कौन थे, फ्रेंच। ये आपके लास्ट आने वाले थे। सबसे पहले फैक्ट्री स्टैब्लिश करी सूरत में, फिर पौंडीचेरी में जाके बस गए। अगर आप पौंडीचेरी कभी गए हो, आपने पढ़ा हो, तो वहाँ पे आपको फ्रेंच इन्फ्लुएंस बहुत मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे फ्रेंच अपना बेस बहुत सालों तक रखा। और 1664 में इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करी। ठीक है, सबसे पहले आने वाले कौन आपके, पोर्टुगीज। फर्स्ट टू कम कौन थे आपके, पोर्टुगीज, और ये लास्ट टू गो भी थे। फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू गो। और फर्स्ट टू गो कौन थे आपके, दानिश। दानिश ही वो थे जो आपके सबसे पहले चले गए थे, डेन्स, जिन्हें हम डेन्स भी कहते थे। इनका दूसरा नाम क्या था आपका, डेन्स भी हम इन्हें कहते थे, हम इन्हें डेन्स भी कहते थे, तो कंफ्यूज नहीं होना। डेन्स कौन थे आपको, यही। आगे चलते हैं आपका, फिर आते हैं आपके पोर्टुगीज आते हैं आपके। अब पहली बात, वास्को डी गामा ने आपका केप ऑफ गुड होप फाउंड करा था। अगर केप ऑफ गुड होप की आपसे पूछते हैं, आपका अफ्रीका का कॉन्टिनेंट, यहाँ से घूम के आपके आएंगे तो आपको याद आसान पड़ेगा। अब यहाँ से घूम के आ गए और ये फिर आपका हिंदुस्तान शुरू हो जाता, तब सीधा यहाँ चले गए। ये क्या होता था आपका एरिया, केप ऑफ गुड होप। इन्होंने केप ऑफ गुड होप फाउंड करा आपका, जिससे एक रूट फाउंड हो गया हमारा यूरोप से हिंदुस्तान की तरफ, और ये वहाँ से कहाँ पहुँचा आपके कालीकट में 1498 में।
1498 में। इनको रिसीव करा गया या इनका स्वागत करा गया आपके हिंदू शासन कैलिकट के, जिनका नाम था आपका जैमोरिन द्वारा इन्हें मतलब स्वागत करा गया इनका। पोर्टुगीज ने अपनी जो ट्रेडिंग स्टेशन है जहाँ से ये मतलब लेन देन करते थे, सौदा करते थे, वहाँ उन्होंने लगाए कैलिकट में, फिर आपका कैनोनोर में और आपको कोचिन में। पहले तो इनकी कैपिटल कोचिन थी, लेकिन फिर जब इन्होंने बीजापुर के सुल्तानों से लड़ के ठीक है गोवा हासिल करा तो उन्होंने फिर अपनी कैपिटल गोवा बना ली और फिर वहीं पे ये बसे रह गए। और अगर आज भी आप जाते हैं गोवा में तो आपका पोर्टुगीज़ इन्फ्लुएंस है, पोर्टुगीज़ के छाप बहुत दिखने वाली है। चर्चेज हो गए, वहाँ के रहन सहन के तरीके हो गए, खाना हो गया, सारा होगा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आपके पहले गवर्नर थे पोर्टुगीज़ के हिंदुस्तान में, जैसे आप मान सकते हैं राजदूत। उन्होंने क्रेडिट करा जाता है आपकी पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर के। अब देखिए पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर बहुत आसान चीज़ है। क्या है इन्होंने क्या करा कि हमारे को अरेबियाई को वहाँ मारना है, क्योंकि अरेबियाई बहुत पहले से मतलब एंशिएंट टाइम से ट्रेड कर रहे थे, तो उन्हें पता था अरेबियाई का कि अगर अरेबियाई ने कान भर दी किसी रूलर के तो वो मान जाएगा। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा हम अरेबियाई को वहाँ मारेंगे जहाँ इन्हें सबसे ज़्यादा दर्द होगा, पेट में नहीं मारेंगे, हम इन्हें वहाँ मारेंगे सबसे ज़्यादा दर्द। तो उन्होंने उनकी शिप्स हाईजैक करनी शुरू करी, उनके समुद्री जो आपके रूट्स थे, जो रास्ते थे, उन्हें रोक दिए, बंद कर दिया, जिससे अरेबियाई हिंदुस्तान के साथ न कर नहीं पाएंगे संबंध, और इसलिए ये पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर होती है। फिर आपके बनते हैं अगले कौन गवर्नर, अल्फांसो डी एल्बोर्क। ये बने थे आपके सेकंड गवर्नर पोर्टुगीज के हिंदुस्तान में 1509 में। इन्होंने पॉलिसी ऑफ इम्पीरियलिज्म कि हमारे इंपीरियल स्टेट बनाएंगे, ठीक है, हमारे कह सकते हैं कि कीमती स्टेट बनाएंगे। 1510 में इन्होंने गोवा कैप्चर करा आपके बीजापुर के सुल्तान या रूलर से, और वह गोवा कैपिटल बन गया आपकी पोर्टुगीज सेटलमेंट की हिंदुस्तान में। तो पूछ सकते हैं कब करा था, 1510 में। एल्बर्को ने फिर एक आपका कोचिन में किला बनाया, फोर्ट बनाया। उन्होंने एनकरेज करा अपने लोगों को कि तुम हिंदुस्तानी औरतों से शादी करो ताकि हम यहीं बस जाएं, और इसलिए इन्होंने मलाक्का, स्टेट ऑफ मलाक्का के पास जो है मलाक्का जगह सेलोन क्या कहते थे आपकी, श्रीलंका इन्होंने कैप्चर करी। मलाक्का और सीलोन इन्होंने कैप्चर करा। मार्टिन अल्फांसो डी सूजा आपके गवर्नर बनते हैं 1542 में पोर्टुगीज के। इसके साथ साथ फेमस जीसस सेंट, ठीक है, फ्रांसिस्को जेवियर भी इंडिया में आते हैं, और तब तक ये आपका डियो और बेसैन भी कैप्चर कर चुके थे। डियो और बेसैन, डियो तमिल डियो वाला। लेकिन पोर्टुगीज की ताकत आपकी डिक्लाइन होने लगी आपकी 16 सेंचुरी में के अंत। 1631 में हुगली इन्होंने खो दिया आपके मुगल्स को, जो आपके शाहजहाँ थे उनको इन्होंने हुगली खो दिया। 1661 में बॉम्बे को इन्होंने दहेज में दे दिया आपके चार्ल्स II ऑफ इंग्लैंड को, क्योंकि पोर्टुगीज किंग की बहन की शादी आपकी अंग्रेज में हो गई थी, अंग्रेज रॉयल्स में हो गई थी, अंग्रेजी राजघराने में हो गई थी। 1739 में मराठास ने कैप्चर कर लिया आपका बसैन भी पोर्टुगल से, मतलब सब चीज़ें खो चुके थे। हुगली खो दिया, बॉम्बे भाई दहेज में दे दिया, और फिर मराठास ने बसैन कैप्चर कर लिया। उसके बाद अगर हम देखें तो पोर्टुगीज के पास ज़्यादा कुछ बचा नहीं था। गोवा, दीव और दमन जो इन्होंने 1961 तक रिटेन करा, जब आपका ऑपरेशन पोलो हुआ। ऑपरेशन पोलो इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आपको पता होगा दमन एंड दीव एंड दादर नगर हवेली अब उन्हें एक ही क्या कर दिया गया है, एक ही यूटी कर दिया गया है, इसलिए। अगला सवाल, मतलब अगला जो था आपका, फिर आते हैं आपके डच। दो आपकी डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो आई थी पहले इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, लेकिन एस्टैब्लिश फैक्ट्री इनकी 1602 में हुई। इन्होंने अपने सेटलमेंट्स एस्टैब्लिश करा आपके मसूलीपट्टनम, पुलिकेट, सूरत, कराईकल, नगापट्टिनम, चिंसुरा, कासिम बाजार, परांगोर, पटना, बालासोर और आपका कोचीन। इन्होंने यहाँ पे अपने सेटलमेंट्स एस्टैब्लिश करे। सत्रह सेंचुरी में इन्होंने पोर्टुगीज को हरा दिया और पोर्टुगीज को रिप्लेस करके मोस्ट डोमिनेंट पावर बन गए यूरोपियन ट्रेड में ईस्ट में, यानी आपके पूरब में, ठीक है, इंक्लूडिंग इंडिया। पुलिकेट इनका मेन सेंटर था, ठीक है, जिसको लेटर आपके नागापट्टिनम ने रिप्लेस कर दिया, लेकिन मिडिल ऑफ द 17th सेंचुरी में, मतलब 17वीं सदी के बीच में इंग्लिश ने, अंग्रेज़ों ने
एक कॉलोनियल पावर की तरह सामने आना शुरू कर दिया। एंग्लो डच रेवेलरी आपकी 7 दशकों तक रही, मतलब 7 डिकेड्स तक। और फिर बैटल ऑफ बदेरा होता है, ठीक है, 1759 में। 1759 में होता है आपका बैटल ऑफ बदेरा, जिसमें डच हार जाते हैं और जिसके कारणवश अंग्रेज ही सबसे ज़्यादा डोमिनेंट पावर हो जाती है। फिर आते हैं आपके अंग्रेज। कहते हैं ना अंग्रेज चले गए लेकिन तुम्हें छोड़ गए, वैसे इनका एडवेंट और यूरोपियन जब हिंदुस्तान में हो रहा था सबका, तो ये चाहते थे भाई हम तो पीछे ना रहे, तो इसलिए इन्होंने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश करी 1600 में। कैप्टन विलियम हॉकिंग्स, पूछा जा सकता है, कैप्टन विलियम हॉकिंग्स आए आपके जहांगीर के कोर्ट में परमिशन मांगने के लिए, हमारे को एक फैक्ट्री लगाने तो सूरत में। पहले तो जहांगीर ने मना करा, लेकिन फिर 1612 में जहांगीर ने एक फरमान इशू कर दिया जिससे फैक्ट्री सेटअप हो जाएगी आपकी सूरत में, जिससे एक आपकी फैक्ट्री सेटअप हो जाएगी आपकी सूरत में। फिर आते हैं आपके सर थॉमस रो, एम्बेसडर बन के किंग्स जेम्स वन के, ठीक है, जो इंग्लैंड के राजा थे उनके, ठीक है, जहांगीर के शासन में, जहांगीर के किले में 1615 में। और ये मांगते हैं कि हमारे को ट्रेडिंग सेंटर्स लगाना था ताकि हम आपके यहाँ से ट्रेडिंग कर सकें, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज टाइप, और वो भी डिफरेंट पार्टों से कंट्रीज़ में। सूरत से अभी सारी जगह फैलने जाते थे, इसलिए 1619 में उन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई आगरा, इलाहाबाद, बड़ौदा और आपका ब्रोच में लगाई। और कंपनी ने एक्वायर कर ली थी आपकी बॉम्बे को चार्ल्स टूसॉन लीज, मतलब चाहे 2 पाउंड या 1 पाउंड या 10 पाउंड के कुछ रेंट पे बॉम्बे इनको 1 साल के लिए मिल गया। सोच सकते हो, बॉम्बे बॉम्बे ऐसी जगह 1 या 2 पाउंड में पूरा बॉम्बे। तब तो बॉम्बे बहुत बड़ा हुआ करता था, गुजरात भी इसमें आता था, थोड़े पार्ट राजस्थान भी आता था, सिंध भी इसमें आता था, बहुत बड़ी प्रोविंस है आपकी बॉम्बे। फ्रांसिस डे ने फाउंड करा था आपका मद्रास को 1639 में, ठीक है, और यहीं पे आपका फोर्ट सेंट जॉर्ज भी बना हुआ है। 1690 में जॉब चारनॉक ने एस्टैब्लिश करी आपकी फैक्ट्री एक आपके सूतानाती में। ज़मींदारी और 3 गांव 3 विलेजेस सूतानाती, कलीकटा और गोविंदपुर इंग्लिशों के द्वारा मतलब एक्वायर कर ली गई आपके 1698 में, जिसको बाद में आपकी सिटी ऑफ कोलकाता के नाम पे बना दिया गया। कोलकाता आपके 3 गांव से मिलकर बना, आपका सूतानाती, कालीकटा और आपका गोविंदपुर, और यहीं पे आपका फोर्ट विलियम भी बनाया गया। कोलकाता बना आपका आगे चल के कैपिटल ऑफ द ब्रिटिश इंडियन इंडिया, ठीक है। और जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने अपनी एग्जिस्टेंस कंटिन्यू करी आपकी 1858 तक। उसके बाद फिर हुआ आपका क्रांति 1857 की, उसके बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल उठा के सीधा क्राउन रूल लगा दिया गया हिंदुस्तान पे। फिर आते हैं आपके दानिश, जिन्हें हम कहते हैं आपके डेन्स। ये यूरोपियंस आ रहे थे हिंदुस्तान में, तो 2 मिनट दीजिए, यहाँ पे आपका डेनमार्क होगा, यहाँ पे आपका डेनमार्क होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई होगी। इन्होंने भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में भाई बहुत बढ़ चढ़ के बांट लिया। दानिश सेटलमेंट हुई आपकी सबसे पहले ट्रांकोबार में, जो आज के टाइम पे आपका थरंगानम बड़ी है तमिलनाडु में 1620 में। उसके बाद एक और डेनमार्क सेटलमेंट हुई आपकी सेरमपुर में, बंगाल में, सेरमपुर बंगाल में, जो हेडक्वार्टर की तरह सर्व कर रही थी हिंदुस्तान के। और इंग्लिश ने इनका पूरा बिजनेस खरीद दिया था 1845 में, और फिर दानिश चले गए थे हिंदुस्तान छोड़ के। 1845 में इंग्लिश ने इनका पूरा बिजनेस खरीद लिया था। फिर आती है आपकी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को फॉर्म करा गया था 1664 में कॉलवर्ट के द्वारा। पहली फैक्ट्री बनाई गई थी आपकी सूरत में आपके फ्रैंकोइस मार्टिन द्वारा 1668 में। एक और फैक्ट्री सेटअप करी गई आपकी मसूलीपट्टनम में, ठीक है। 1673 में पौंडीचेरी को फाउंड करा गया आपके फ्रांकोइस मार्टिन द्वारा, जो पहले गवर्नर थे फ्रांसियो के हिंदुस्तान में, ठीक है। और कौन सी उनकी फैक्ट्री थी आपकी माहे, कराईकल और आपका चंद्रानगोड़े, ये आपकी और फैक्ट्रीज हैं जो आपके फ्रेंच से एस्टैब्लिश करी थी इंडिया में। अब आते हैं आपके कुछ वॉर्स पे जो बहुत इंपॉर्टेंट वॉर्स हैं। एक हमने वॉर ऊपर पढ़ा था जो 1759 में हुआ था डच और इंग्लिश के बीच में, राइट। देखते हैं उसे क्या नाम था उसका, बैटल ऑफ बदेरा, बैटल ऑफ बदेरा। वैसे आपके 3 एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट हुए आपके 3, ठीक है, जो आपको पढ़ना है। अब आगे पढ़ते हैं, जैसे हम आपके कर्नाटिक वॉर्स के नाम से भी जानते हैं, हम इन्हें आपके कर्नाटिक वॉर से भी जानते हैं, ठीक है। मुगल एम्पायर जब हिंदुस्तान में गिरा तो जो पॉलिटिकल पावर थी वो हर जगह फैलने लगी, और आपके जो आपके पॉलिटिक्स थे वो दुनिया में फैलने लग गए हिंदुस्तान के, ठीक है। उससे हुआ क्या कि जो पॉलिटिकली हम जो स्टेबल थे आपके मुगल शासन में, वो हम स्टेबल नहीं रहे, और हर जगह हमारे
लोग पावर कहने लग गए कि हमारे मेरे को पावर चाहिए, मेरे को पावर चाहिए। ठीक है, हर जगह हुआ क्या कि लोग कह रहे हैं हम अपना एक अलग किंगडम बना रहे हैं, हम अपना एक अलग किंगडम बना रहे हैं, इससे पावर सबके हाथ में आ गई। और इस टाइम पे आपके फ्रेंच और एंग्लो ने सोचा कि नहीं, एंग्लो का मतलब क्या हुआ आपका इंग्लिश, इन्होंने सोचा कि नहीं पावर हमारे हाथ में नहीं चाहिए। जो दक्कन का रीजन था उसने मुगल से अपने आप को अलग कर लिया और कह दिया किसके अंदर कि हम निज़ाम उल मलिक के अंदर, ठीक है, निज़ाम ऑफ हैदराबाद के अंदर हम आपके अब आ गए। और यहीं शुरू हुआ आपका कर्नाटक रीजन आ गया किसके अंडर, निज़ाम के डोमिनेंट के अंदर, और यहीं से शुरू होता आपका कर्नाटक वॉर। देखिए दूसरी चीज़, 3 जो कर्नाटक के युद्ध हुए उनमें से सिर्फ आपका दूसरा ही युद्ध है, मतलब सेकेंड ही युद्ध है जो आपके डोमेस्टिक रीजन की वजह से हुआ था, वरना तो पहले के जो सारे थे वो आपके आपके जो बाहर चल रहे थे एंग्लो और फ्रेंच में युद्ध उनके कारण हुए थे। सेकंड आपको डोमेस्टिक कारण की वजह से हुआ, और पहला और तीसरा आपको जो बाहर इवेंट हो रहे थे यूरोप में उनसे इन्फ्लुएंस होकर यहाँ तक लड़ाई फैल गई। पहला पढ़ते हैं फर्स्ट कर्नाटिक वॉर और या एंग्लो फ्रेंच वॉर 1740 से लेकर 1748। 1740 से लेकर 1748। 1740 में ब्रेकआउट होता है आपका ऑस्ट्रियन वॉर का, ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन यूरोप में, इंग्लैंड में और आपका फ्रांस में, जिससे इंग्लैंड और फ्रांस आपके राइवल बन जाते हैं। फ्रांस ने बिसीज कर लिया था मद्रास को, मतलब हड़प लिया था इन्होंने, आर्मी को डिफीट करा जो आपकी कर्नाटक नवाब की थी, ठीक है, सेंट थॉमस में। ओके, सेंट थॉमस में युद्ध हुआ था। और उस टाइम पे फ्रांस के गवर्नर कौन थे जिसने बैटल को लीड करा था, वो था आपके डुप्लेक्स। तो डुप्लेक्स के अंदर रहते हुए डुप्लेक्स के कह सकते हो कि शासन में फ्रांस ने मद्रास को हड़पा आपके कर्नाटक नवाब से आपके एट सेंट थॉमस। जब आपका ऑस्ट्रेलियन सक्सेशन वॉर कंक्लूड होता है आपका 1748 में विद द ट्रीटी ऑफ एक्सले-चैपल। एक्सले-चैपल पूछ सकते हैं क्यों हुई थी, कब हुई थी, तो 1748 में, ताकि आपका ऑस्ट्रेलियन सक्सेशन वॉर रुक सके। एंग्लो फ्रेंच वॉर भी हिंदुस्तान में खत्म हो जाता है, एंग्लो फ्रेंच वॉर भी हिंदुस्तान में खत्म हो जाता है। फिर आता है आपका सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर, ये होता है आपका 1749 से लेकर 1754 तक। फ्रेंच गवर्नर जो था आपके पौंडीचेरी के डुप्लेक्स, वो मिल जाते हैं इसके साथ आपके मुजफ्फर जंग के साथ हैदराबाद के और चंदा साहिब आरकोट के, क्योंकि ये उनके क्लेम सपोर्ट कर रहे होते हैं थ्रोन के लिए कि आप आरकोट के नवाब बन जाएंगे और आप हैदराबाद के। लेकिन इंग्लिश नहीं मान रही थी, तो ये फ्रेंच कहता है हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप लड़ो, हम आपके साथ हैं। फ्रांस ने पहले तो यार इनिशियली गेन्स करे, मतलब पहले तो वॉर जीती थी, लेकिन फिर रॉबर्ट क्लाइव के अंडर जब आई इंग्लिश सरकार या इंग्लिश आर्मी, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन युद्ध लड़ा और जीत गए। इसलिए दूसरा जो सेकंड कर्नाटक वॉर होता है उसमें होती है आपकी ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी से कहते हैं, जैसे हम आपको ट्रीटी ऑफ गोडह्यू भी कहते हैं, ठीक है। और गोडह्यू क्यों है, क्योंकि डुप्लेक्स को रिप्लेस करके जो अगला गवर्नर बनते हैं वो कौन थे आपके, गोडह्यू। ओके, और ये ट्रीटी कब हुई थी आपकी 1754 में। 1754 में ये आपकी ट्रीटी होती है। ओके, फिर होता है आपका तीसरा कर्नाटक का युद्ध, जैसे हम आपका एंग्लो फ्रेंच वॉर भी कहते हैं, होता है आपका 1758 से लेकर 1763 तक। ये 7 ईयर वॉर्स यूरोप में होता है, 7 ईयर वॉर्स यूरोप में होता है आपका, ठीक है, जिससे कारणवश हमारा तीसरा कर्नाटक का युद्ध होता है। फ्रेंच जो ट्रूप्स है, जो फ्रेंच की टुकड़ी थी जो आपके काउंट डी लैली, ठीक है, के अंडर कर रही थी, आगे बढ़ रही थी, उन्होंने फोर्ट सेंट डेविड को कैप्चर करा। इंग्लिश ने उन्हें डिफीट करा आपके वॉन्डीवॉश के युद्ध में 1760 में। इंग्लिश ने फिर कैप्चर करा और डिस्ट्रॉय करा आपके पौंडीचेरी को। और जब आपका 7 साल का युद्ध खत्म होता है यूरोप में बाय ट्रीटी ऑफ पेरिस, ट्रीटी ऑफ पेरिस के तहत जब खत्म होता है, तीसरा कर्नाटक का युद्ध भी खत्म हो जाता है 1763 में। और फ्रेंच को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है आपके कहाँ पे, पौंडीचेरी, कराईकल, माहे और येनम। पौंडीचेरी, कराईकल, माहे और येनम में फ्रांस रह जाते हैं सिर्फ 4 जगहों पे, और इससे खत्म होता है आपका डोमिनेशन ऑफ अदर यूरोपियन पावर्स। और इसके तहत फिर आपका सिर्फ एक यूरोपियन पावर बचे, वो कौन होती है आपकी, इंग्लिश। बाकी सब खत्म, बाकी सब चाय कंपनी, ठीक है। तो ये था आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये था आपका एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी, कैसे करना है कैसे नहीं करना, ठीक है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए। और मैं क्या कहूँ कि नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं आपका 1857 का युद्ध। उसके बाद अगर कुछ और टाइम बचता है कल, तो 1857 के युद्ध के बाद फिर हम शुरू कर देंगे आपके
इंडियन नेशनल मूवमेंट की जो समरी मैंने आपको पढ़ानी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। फिर कोशिश करते हैं कि ऐसे ही पढ़ते रहें, ऐसे ही करते रहें। तब तक के लिए गाइस इसको देखते रहिए। इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेक श्योर करिए कि आप बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।